बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे अहम इशू महंगाई। हम देख रहे हैं कि अशिया खुरोनोश भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, लेकिन एक और बॉम्ब जो कि अवाम के ऊपर गिराया गया वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 4 रुपए पर लीटर इंक्रीज हो चुका है। इस पर वजीर खजाना शौकत तरीन साहब का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 17वें नंबर पर है। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी कम है। इसके अलावा एक और खबर भी आपको देना चाहते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से भी 2 साल में पाकिस्तान को 3 अरब 60 करोड़ डॉलर जो है वो दिए जाएंगे, और ये जो रकम दी जाएगी ये तेल की खरीदारी के लिए दी जाएगी। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अवाम अनकंफर्टेबल है इन बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, और जो हमारा सवाल है इसके ऊपर वो यही है कि क्या महंगाई की जो मौजूदा लहर है इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना कारकुन है वो भी मायूस हो रहा है। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मिस्टर सैयद शहबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। और साथ ही तशरीफ रखते हैं सीनियर जर्नलिस्ट फयाज वड़ाई साहब, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और मीनवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान मशरकी साहब भी इस डिस्कशन में। हामिद साहब आपको भी खुश आमदेद कहती हूँ। शुएब साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई का कारकुन भी अब मायूस हो रहा है, और जो तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं वजीर खजाना की तरफ से वो भी कुछ अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही हैं? नहीं, पीटीआई कारण से मुश्किल में है। मुश्किल इसलिए है कि हर वो शख्स जिसने पीटीआई को वोट दिया था, उसके जितने दोस्त अहबाब जो लोग उसको जानते हैं कि ये पीटीआई के साथ है या था, वो उससे यही सवाल कर रहे हैं कि ये महंगाई क्यों हो रही है। बिल्कुल वो जवाब उसके पास नहीं है। किसी के पास भी इसका जवाब इस तरह से देना मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट अपनी बात कर रही है, वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में फरात ज़र की वजह से, कोविड की वजह से और दीगर मामलात की वजह से काम रुक जाने की वजह से, सब चीज़ों की वजह से बिल्कुल सही दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं। लेकिन जो हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो डॉलर है। वो जब मुस्लिम लीग नून गई थी तो 125 या 130 पे छोड़ के गई थी। बिल्कुल ऐसे ही मुस्लिम लीग नून कह लें या आप निगरान कह लें, मुस्लिम लीग नून वाले कहेंगे जी नहीं हमने इतना नहीं छोड़ा था। जो निगरान जब गवर्नमेंट छोड़ के गई है 125 या 30 था, अब वो 170 170 पर आ गया। तो आपने हर वो चीज़ जो बाहर से मंगानी है उसकी कीमत ऊंची हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। उसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं है, उसमें हमारे मुल्क में एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि मुझे याद है एक ज़माने में बरसों पहले सूरजमुखी की काश्त के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब है शोर मचा के सूरजमुखी काश्त करें, सूरजमुखी काश्त करें। जैसे आजकल जैतून के ऊपर हो रहा है कि जैतून लगाएं, जैतून लगाएं, जैतून लगाएं। हमारे यहाँ सरसों के ऊपर उस तरह से नहीं हुआ। हालांकि सरसों का तेल हमने अपने घरों में बचपन से इस्तेमाल होते देखा है। बिल्कुल ऐसे है। और खास तौर से अचार के अंदर तो उसके बगैर काम ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा है। और ये लोग जो पकौड़े वाले हैं, मुझे याद है दुकानें जो बाजार में हुआ करती थी, मैं 60s की 70s की बात कर रहा हूँ, वो सरसों के तेल में तला करते थे। सही। तो हमारे पास मुतबादल है, लेकिन वो भी हम सारे का सारा खुर्दनी तेल भी बाहर से मंगाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ दालें नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। शर्म आती है कि हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं, हम दालें बाहर से मंगाते हैं। सही। अब ये सब चीजें जब बाहर से आएंगी, डॉलर महंगा होगा तो महंगी होंगी। मैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ना मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए है। सही। मैं ये मानता हूँ कि फिर तो यही समझा जाए कि पीटीआई का सपोर्ट मुश्किल में है, मुश्किल में है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं, मैंने इब्तिदाई हिस्से की है कि पीटीआई के सपोर्टर के पास जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस बात का कि उसने क्या करना है और कैसे गवर्नमेंट को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है फयाज साहब, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम प्रोग्राम से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि हमने मौके क्या लेना और किन से लेना। आप क्या कहना चाहेंगे? दाद दे शोएब साहब को जितनी दाद दे सकती हैं। उन्होंने अपने बचपन की कहानियां सुना दी हैं, लेकिन अपने कप्तान का जिक्र ही नहीं किया। सर उन्होंने कहा है कि वो क्या कहेंगे? वो तो ऐसे डिफेंड ना करना, कप्तान को डिफेंड उन्होंने कह दिया है
लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो वजीर ख़जाना उन्होंने एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली महंगाई इसलिए हो रही है कि हम लोगों को मछली नहीं पकड़ा रहे, हम उनको कांटा दे रहे हैं ताकि वो खुद मछली पकड़ लें। बिल्कुल। अब पता नहीं उनमें इतनी ताकत रहती है कि वो मछली उस कांटे को यूज़ भी कर सकेंगे या ना करें। सही है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि महंगाई तो जब से खान साहब आए हैं आप देख रहे हैं कि महंगाई की लहरें आ रही हैं। जिस तरह कोरोना की लहरें आती है ना, तो महंगाई और डॉलर की लहरें आ रही हैं और उस पर कोई सोचा नहीं जा रहा। लोग पहले तो उनके जो मुखालफिन थे उन्होंने कहा कि जी महंगाई बढ़ रही है, और पीटीआई का कारकुन ये सोच रहा था कि नहीं ये हालात ख़राब थे, पिछली हुकूमतों ने कुछ ऐसे काम किए जिसका हम नताज भुगत रहे, और सही भी था। खान साहब भी यही लॉजिक दे रहे थे कि माजी में जो हुकूमत की गलत पॉलिसी रही और एक अरसा तक ऐसे लोग मुल्क पे मुसल्लत रहे हैं जिन्होंने इसको लूटा, जिन्होंने इसके बारे में संजीदगी से नहीं सोचा और कोई ऐसी शानदार या बेहतर पॉलिसी नहीं बनाई जो दूर नताज के हामिल होते हैं, मुल्क की मैशत मुतासर होती है। ठीक है। लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर गया, 3 साल गुजर गए और महंगाई उसी तरह बढ़ रही है। तो अब तो जो पहले तो मुखालफिन कहते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल में नहीं, अब थोड़ा सा क्लियर भी होता जा रहा है। अभी शोएब साहब कह रहे थे नहीं अब ज्यादती हो रही है, हमें सोचना पड़ेगा। तो अब जो पीटीआई का कारकुन है, आपको मैं सही बात बताऊं कि वो जब आम थड़े पे बैठता है, दोस्तों में बैठता है या किसी महफिल में बैठता है, तो उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस महंगाई करनी है। काफ़ी पीटीआई के कारकुन की हिम्मत है कि उन्होंने 3 साल रोका है इन बातों को और किसी न किसी हवाले से इन सारी चीज़ों के हक में दलाल भी दिए हैं, लेकिन अब वो थोड़े से मुश्किल से ज़्यादा आगे चले गए हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब जो बैरन अवी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको नीचे भी आना चाहिए, थोड़ा सा अपनी बैठक में इस चीज़ को भी लाना चाहिए कि मेरे अवाम, मेरा 25 करोड़ अवाम जो है उनके मसाइल कितने बढ़ रहे हैं, और उनको तो बिल्कुल रात को सोना भी नहीं चाहिए कि पेट्रोल क्यों महंगा होता है, और महंगा होता है तो वो कितना असर डालता है महंगाई। लेकिन फयाज साहब यहाँ पर एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसके दौरे हुकूमत में हमने देखा कि महंगाई नहीं बढ़ी। मुसीबत यह है कि खान साहब को तो ये नारा था कि चूंकि हुकूमत चोर है, चूंकि हुकूमत की पॉलिसी जो है वो पैसा इकट्ठे कर रही है, वो आवाम से मुखलस नहीं है, हम जब आएंगे तो हम पकड़ लेंगे। बल्कि वो एक जुमला कहा करते थे कि देखें जब आप समझें कि महंगाई बढ़ रही है तो ये समझें कि आपके हुक्मरान जो है इस मुल्क से चोरी कर रहे हैं। तो अब तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं उनको कि महंगाई बढ़ रही है तो क्या खुदा। लेकिन एक बात है ना सर कि वो चोरी वाला पैसा भी तो वापस नहीं आया ना, वो पैसा वापस आना तो शायद हालात स्टेबल हो जाते हैं। नारा था ना कि हम चोरी पैसा वापस लेकर आएंगे, बस बात हुई ये दावे ज्यादा कर बैठे हैं और अब जो है ना हैंडल नहीं हो रही, वापस कुछ भी नहीं लेकर आया। तो मैं समझता हूँ कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उन्हें सारी चीजें सोचनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ कांटा ना दें, लोगों को कोई हिम्मत भी दें कि लोग मछली भी देते रहे साथ साथ और कांटा पकड़ाना भी सिखाएं, मछली पकड़ना भी सिखाएं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का कारकुन जो है वो बिल्कुल अब मैंने कह दिया ना कि वो बदल हो रहा है और उसके पास अब वो जस्टिफाई नहीं कर रहा लोगों को और अपने लीडर को भी। तो इसको सर 2 साल रह गए हैं, 1 साल के बाद इलेक्शन ईयर भी हो सकता है, कुछ अच्छे काम कर ही दे गवर्नमेंट। हामिद खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, महंगाई तो हमेशा से मसला रहा और हमेशा से वर्करों को हुकूमत की कारकर्दगी में जब महंगाई की बात आती है तो उसका दिफा करना भी मुश्किल हो जाता है। और अब जो पीटीआई की हुकूमत है इसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह है कि पिछले 3 साल से जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसमें पीटीआई के कारकुनों के लिए बहुत मुश्किल हुई है, बड़ी मुश्किलात हैं और पीटीआई के कारकुन जो हैं वो वाकई बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, ना सिर्फ अपने मामलात में, उसके साथ साथ जिसको आप कहते हैं ना कि पब्लिकली उन पर बड़ा प्रेशर है कि जी आपने वोट दिया और आप बताएं कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा ज़ोर पकड़ लिया है महंगाई के ऊपर, और पीटीआई का कारकुन इससे इनकार नहीं है कि वाकई मायूसी का शिकार हो रहा है और उसको ये हुकूमत को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है और उसके साथ साथ महंगाई उसके लिए भी बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। और पीटीआई का कारकुन हो या कोई भी हो, अगर गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा, गरीब आदमी अपना खाना नहीं पका सकेगा, गरीब आदमी अपने बिल नहीं दे सकेगा, गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकेगा, तो महंगाई का जो मसला है या महंगाई का जो जिन है अगर वो पीटीआई के कारकुन को भी खा जाएगा या किसी को भी, तो बहरहाल ये बात तो पक्की है कि हुकूमत के लिए ये परेशानी की बात है और पीटीआई के कारकुन जो हैं वो बिल्कुल महंगाई से बहुत परेशान हैं। ठीक है हामिद खान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे।
नाज़रीन, अब सब जानते हैं यूके कोर्ट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिली कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई फ्रॉड, कोई क्रिमिनल कंडक्ट नहीं किया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मोराल हमें अब दिखाई दे रहा है कि मैं इंटरनेशनल सादिक और अमीन हूं। और फिर इस सूरत हाल में आपने देखा होगा कि मरीम नवाज का मुबारकबाद देना, शहबाज शरीफ साहब को घुल मिल जाना उनके साथ, फिर हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उनको कहना कि ये मेरा भाई है, और खानदानी जो रंजिशें हैं उसकी भी नफी करना या फिर उसको कम करने की कोशिश करना। ये जो तमाम हालात है, इसका सवाल जो हमारे पैनल से है वो यही है कि क्या अब नून लीग 2023 के इलेक्शन के लिए दोबारा मुतारिक हो रही है? शुएब साहब क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है पुरानी जमात है, तजुर्बाकार है, 2 साल रह गए हैं, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, क्या कहना चाहते हैं? उनका बुरा वक्त चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बुरा वक्त जारी है उनका। एक चीज आप याद रखिए, वो जो फैसला अभी तक हमें दिखाया गया है, जो फैसला चल रहा है, जो जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं सारे, उसमें सलमान शहबाज साहब का नाम है, ऐसा ही है, और उनके एक वकील या फ्रंटमैन जुल्फिकार साहब का नाम है। उन दो के 2 अकाउंट फ्रीज हुए थे और उसके हवाले से वो दोनों फ्रीज अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है। बाकी जो सारा कुछ बयानिया है, जो कि एक टीवी के चैनल के जरिए बयान किया गया और अगले दिन फिर अखबारात में आया, जी जी, वो तमाम बयानियां जो है वो है कहाँ है, वो फैसला कहाँ है, उस फैसले की वो तफसीलात कहाँ हैं, वो जो सिंगल पेजर है उसके साथ का जी ये भी हुआ तो उन्होंने ये भी किया, तो उन्होंने ये भी निकाला, तो उन्होंने 20 साल की छानबीन की और फला, वो उस 1 पेजर में नहीं है। ठीक है। उस सिंगल पेज पे सलमान साहब के 2 अकाउंट जो कि पाकिस्तान से बैंक के जरिए जाने वाले एक अकाउंट के मुताबिक वो पैसे थे जो दूसरे बैंक में गए थे। ठीक हो गया। उस पे वहां पे ये हुआ कि ये पैसे शायद किसी रॉन्ग डूइंग के तो नहीं है, वो उनकी तहकीकात हुई, वो खत्म हो गया। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन जो असल मसला है जिसपे मुझे कल शाम को हंसी आ रही थी, जनाब मलिक अहमद खान साहब पे, पुराने वकील हैं, सियासतदान भी हैं, आज से नहीं है, 20 साल हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे, उनके बुजुर्ग भी थे, वो कह रहे थे कि ये तो चलता है, अच्छा, कि जी जो शुगर मिल का मालिक है वो किसी के नाम पे भी अकाउंट खोल लेता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं। यार ये मजाक कर रहे हो आप? 3 अरब रुपए पीएन के अकाउंट में आते हैं, बिल्कुल 2.5 अरब रुपए किसी और के पॉइंट अकाउंट में आते हैं। हाउ इज पॉसिबल? अगर ये हो रहा है तो ये गलत है, गलत हो रहा है। किसी के नाम पर अकाउंट खोल के, मैं अगर अभी मेरा कोई इस तरह का अकाउंट खुल जाए और मैं पकड़ा जाऊं, मुझे तो पकड़ के अंदर कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा इनको मुझे उठाने में, दूसरा मिनट नहीं लगाएंगे, ये कहेंगे जी आपने ये अकाउंट कैसे खोला हुआ था किसी और के नाम पे, फायदा तो आप उठा रहे हैं अकाउंट का। यहाँ क्या है, तारीख ले लेते हैं, अगली तारीख पे फिर वकील कोई नहीं आता, फिर हम चले जाते हैं। अरबों रुपए है, 2, 4, 5 लाख करोड़ का नहीं है, अरबों रुपए का केस है। ये देखेंगे, इस जवाबदेही के बगैर सियासत आसान नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों 70 साल से ऊपर जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जिंदा रहें। लेकिन 70 साल के बाद सियासत कैसी होती है, वो महातीर मोहम्मद जैसा कोई एक आधा ही होता है दुनिया में, या ये अमेरिकन सदर नहीं है, तो जो बाइडेन भी कमजोरी अपनी दिखा देता है, नजर आता है, कायम शाह साहब सो जाते हैं दुनिया जान में बात करते हुए। ठीक है सर। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास उनका जो बेटा है और एक की बेटी है, जी जी, वो लड़ाई है, वो चलेगी, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। दावा कर रहे पार्टी, मरियम ने कल खुद कहा है कि कुछ हमसे डरते हैं, हम कुछ से डरते हैं। इसका क्या मतलब है? पार्टी के अंदर कहा है लोग हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं। ठीक है, इसके मायने क्या है? लेकिन जेस्चर तो वो दे रहे हैं ना कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो देखें, वो कोशिश कर लें। ठीक है, लेकिन अगले इलेक्शन में नाम नवाज शरीफ साहब है, नाम मरियम है, इन दोनों के माइनस के बगैर जब पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो फिर हम देखेंगे क्या। सर मुतारिक हो रहे हैं अब दोबारा, होते हैं
वो तो देखिए वो तो कोशिश हो रही है, कोशिश कर रहे हैं ना, पार्टी को बचाने की कोशिश है, हो रही है, गाद इतनी सी है, ठीक हो गया, इसलिए कि इलेक्शन करीब आने वाला है Obviously. और लोगों ने भागना है। अब अगर पार्टी इलेक्शन में कमजोरी नजर आई तो लोग भागेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर आप? शोएब साहब का यही लिखे कि ये मुतहरक नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं बचाने के लिए हो रहे हैं, पार्टी बचाने के लिए हो रहे हैं। बात यह है नहीं कि तो उन्होंने मुझे खुद कह दिया कि हाँ हो रहे हैं, तो फिर मुझे हाँ लिखना पड़ेगा। देखिए, अब शोएब साहब कह रहे थे कि उनके बुरे दिन अभी खत्म नहीं हुए। जी, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उनके बुरे दिन खत्म हो गए शोएब साहब। चल जी अब देखेंगे, जी अब इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह जी, देखेंगे। अब वो उनकी दुनिया बदल रही है और हालात बदल रहे हैं। अच्छा, ये कितना कहते हैं जी, हमें जो कहा गया ना कि लंदन से जो फैसला है, जी, जी, तो उसमें तो ये शहबाज शरीफ का नाम ही नहीं है, उसमें तो सलमान शहबाज का नाम है और उनके एक वकील का नाम है, और वो बरी हैं, उनके जो फ्रीज हुए थे अकाउंट्स वो असासे बहाल हो गए हैं। उसमें मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, फर्ज करें अगर फैसला दूसरी तरफ आता और सलमान शरीफ के खिलाफ फैसला हो जाता, तो क्या उसका इम्पैक्ट मियाँ शहबाज शरीफ पे नहीं पड़ना था कि उनका बेटा जब मुजरम करार हो गया और पकड़ा गया तो ये चोर है। देखिए, अगर उनका बेटा क्लियर हुआ है तो उसका भी फ़ायदा तो देना चाहिए शहबाज शरीफ को, और इसका उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचा। और जैसे आप अभी बता रही थी कि मरीम नवाज़ ने अपने अंकल के घुटने पकड़े और कहा कि अंकल अब आप इंटरनेशनल सादक और अमीन हो गए। और मैं आपको सही बात कहूँ कि ये मीम नून शीन अब सारी खत्म हो गई है। अच्छा, अंदर की खबर यह है कि नून लीग अब 2023 के इलेक्शन में जा रही है। उन्होंने बैठकर ये सोच लिया और एक बयानिया भी तय कर लिया है अच्छा, कि हमने हर हाल में 2023 के इलेक्शन में जाना है और हमने इंतहाबी अमल का हिस्सा बनना है। वो जो शेख साहब बात कर रहे थे कि उनके बगैर इलेक्शन हो गए, ये उन्होंने सोचा है कि हाँ, उन्होंने कहा कि हमने लीडर भी रहना है और हमने लीडर रहकर अपनी पार्टी को इलेक्शन में लेकर जाना है। ये अंदर खाने उन्होंने फैसला कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी अब मैं आपको बता दूं कि नून लीग बिल्कुल आउट नहीं हुई। पाकिस्तान में जीटी रोड की सियासत बड़ी अहम है। लाहौर से लेकर जीटी रोड जो है ना, सुमेरा इसका जब इलेक्शन का रिजल्ट जो आता है वो पूरे मुल्क के इलेक्शन पे असर डालता है। ठीक है। और अभी तक PMLN जो है वो जीटी रोड पे पूरी तरह इंटैक्ट है। अच्छा। और उनके लोग भी हैं, इवन लाहौर शहर में भी। और आप देख कंटोनमेंट बोर्ड के आपने इलेक्शन देख लिए ना, बिल्कुल आप 2023 के इलेक्शन आने दें। अब उन्होंने नून लीग ने बिल्कुल सही सोचा है। उन्होंने कहा किसी तरह अब हमने सेफ एंड साउंड उस इलेक्शन में जाना है। अच्छा। और ये तासुर नहीं देना कि हमारे खानदान में कोई तो इत्तेफाक किस बात पे हुआ, ये भी बता दीजिए। इत्तेफाक इसी बात पे, लीडर मियां शहबाज शरीफ, लीडर उनके मियां नवाज शरीफ है। नहीं, वो है, लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। नहीं, वापस आए या ना आए, मरियम ने कह दी जब लीडर की बात होगी तो वो नवाज शरीफ ही है। मैं आपको बात बताऊं तो नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज है। आप सुमेरा कुछ भी बातें हजम करेंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ का वोटर है। नवाज शरीफ नवाज शरीफ यहाँ आए या ना आए, नवाज शरीफ मुजरम डिक्लेयर हो जाए, 10 बार मुजरम डिक्लेयर हो जाए, उसका वोटर अब भी वहां पे खड़ा है। और नून लीग को शहबाज शरीफ हो या मरियम हो या हमजा हो, शहबाज शरीफ का नाम और उसका बयानिया जो है वो जरूर उस पर असर रखेगा और उसका हुक्म नून लीग पे चलता जाएगा। तो अब इनके घर में ये जो बैठक हुई है, मुझे एक नून लीग के बंदे ने जो इस बैठक में मौजूद था उसने बताया कि अब हमने ये तय किया है कि हमने 2023 या उससे पहले किसी सूरत में अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में हमने इसी लीडरशिप के साथ जाना है। और ये खान साहब भी देख लें और PTI वाले PTI वाले जो है ना वो बहुत खुश ना हों। नून लीग में उनकी गिरफ्त बड़ी कमज़ोर है। अच्छा। और इससे पहले जिस सवाल पे हम आपस में बहस कर रहे थे, तबसरा कर रहे थे, वो भी बड़ा खतरनाक है। जिस तरह महंगाई की जो लहर आई और उनका अपना कारकुन हम कह रहे थे बादल हो गया है। हाँ, ये नून लीग की थोड़ी सी गलती है, अब अपोजिशन की गलती है। मैं समझता हूँ कि उन्हें बजाय इसके कि इस इशू को जो आम बंदे का इशू है, ये तो सुनहरी मौका है उनके लिए। सर, जितनी स्ट्रांग ऑपोजिशन इमरान खान साहब ने की, अगर उतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन ये होते तो अब तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। तासुर को भूल जाएं कि उनके खिलाफ केस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। उनके लिए ये ज्यादा केस अहम नहीं है कि सलमान शरीफ जो है वो बरी हो गया या उसको क्लीन चिट मिल गया। उनके लिए ज्यादा आम बंदे का जो मुफाद है वो ये है कि महंगाई थी और महंगाई की लहर और बढ़ गई है। नून लीग अगर इसको
सही कैश करा जाए इसको, बिल्कुल तो जीटी रोड के साथ साथ तो कई दूसरे लागू पर भी काबज हो सकती है। ठीक है, तो मैं यानी कि ये टाइम है पर्सनल मुस्लिम लीग नून के लिए कि नून पूरी तरह ऑपोजिशन मुतहरक हो रही है और वो प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी उनको अपनी हिकमत अमली है ना, वो अवामी नोयत की और अवाम के साथ जोड़ ली होगी। अगर ऐसा करेंगे तो आपका कहने का मतलब है दोबारा मुतहरिक हो रही है पुरजोर तरीके से। मेरा एक छोटा सा, मैं फयाज साहब को माजी याद दिलाना चाहूंगा जी। 2002 के इलेक्शन में जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब बैठे थे तो रिजल्ट निकालने मुस्लिम लीग नून ने क्या दिए थे, ठीक हो मुताबिक चलना फिर बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है उन हालात को भी मद्देनजर रखना है हमने। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे? जी, मुस्लिम लीग नून की जहाँ तक बात है इलेक्शन के लिए तैयारी की, तो ये खाली मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि तमाम जमातें ये समझ चुकी हैं कि जिस तरह भी है अब ये मामला जो है वो आम इंतखाबात की तरफ जाना है, आम इंतखाबात होने हैं और आम इंतखाबात में देखते हैं कि किसको क्या कामयाबी मिलती है। लेकिन इससे इनकार नहीं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर खुसूसन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब और जो ये सब हैं, ये मेरा ख्याल है कि इंतखाबी सियासत की तरफ जाएंगे, इंतखाबी सियासत चाहेंगे। इससे इनकार नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो मरीम नवाज़ का बयानिया है, खुसूसन इदारों को टारगेट करने का, इलेक्शन में शफाफियत के नाम का, वोट को इज़्ज़त दो के नाम का, ये सब चीज़ें एक अपनी जगह अहमियत रखती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तमाम जमातें ही इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, तो उसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। मेरा जवाब हाँ में है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में तैयारी की बात है तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं और बैरूनी सियासत के चैलेंजेस हैं। मियाँ साहब अभी इंग्लैंड में मौजूद हैं, वो कह तो रहे हैं वो आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल लगता है। मरीम नवाज़ और हमज़ा के बयानात में तज़ादात, मुस्लिम लीग का जो अपना वर्कर है वो ख़ुद एक परेशानी का शिकार है। फिर मुस्लिम लीग सुकड़ कर जो है वो वस्ती पंजाब की एक जमात बनती नज़र आ रही है। तो इस सारे मामले को देखते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ कैसे हैंडल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए और तरह के मामलात हैं, और तरह के जिसको आप कहते हैं इश्यूज़ हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, अवामी सियासत भी करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े टेस्टिंग टाइम है और बड़ा टफ टाइम है। लेकिन इससे इनकार नहीं कि अब इलेक्शन करीब हैं, अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन 2 साल गुजरते भी पता नहीं चलेगा। ठीक है हामिद साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ जो है वो मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। उन्होंने तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि टीटीपी के कुछ ग्रुप्स हैं वो हुकूमत से बात करना चाहते हैं, हम भी टीटीपी के कुछ ग्रुप्स के साथ राब्ते में हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है, एक सवाल उनसे किया गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि टीटीपी से मुज़ाकरात में अफगान तालिबान जो है वो सालिसी का किरदार जो है वो प्ले कर रहे हैं और उनकी सालिसी इस हद तक है कि ये मुज़ाकरात जो है ये अफगानिस्तान में हो रहे हैं। अब इसके ऊपर जो सवाल अपने पैनल से है वो यही है कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं या फिर जो अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से सालिसी का रोल प्ले करने की कोशिशें की जा रही हैं, और यही मुज़ाकरात जब अफगानिस्तान में होंगे तो क्या टीटीपी से ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? शुएब साहब, देखें, एक बात याद रखिए, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे तहरीकें चलती रहती हैं, लेकिन ये एक दहशतगर्द तंजीम है। आपको आयरलैंड याद होगा जी, आपको 80s 70s का आयरलैंड आप देख लें, वहाँ पे भी बम धमाके होते थे। बरतानिया का हिस्सा था वो, और वहाँ पे बम धमाके होते थे। फिर बरतानिया को उनसे नेगोशिएट करना पड़ा था। लेकिन जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि बरतानिया के से वो तो अलहदगी चाह रहे थे ना। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो भारत की वजह से हो रही थी, एनडीएस की वजह से हो रही थी, इसराइल की वजह से हो रही थी, और इन अफगानिस्तान के अंदर उनकी पसंदीदा हुकूमत की वजह से हो रही थी। सही। अब टीटीपी अगर वहां सरवाइव करती है और उसको वहां पे कोई शेल्टर मिलता है तो फिर पाकिस्तान के पास एक गिला करने का बड़ा अच्छा मौका है। पाकिस्तान उनसे गिला करने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन अफगान तालिबान के साथ वो जिनको हमने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया, बिल्कुल, वो जिनको हमने अफगानिस्तान में वापसी का रास्ता दिया, ये कोई माने या ना माने, ऑन करे ना करे,
कहाँ थे ये तालिबान, कहाँ बैठे हुए थे? अफगानिस्तान में भी थे और एक शूरा कोयटा में भी रही इनकी 20 साल। ये सबको पता है कि इनकी जो शूरा थी वो कोयटा में भी थी। सही। पाकिस्तान में ये लोग थे। अमेरिका यही तो गिला करता है कि आपने अफगान तालिबान का सरपरस्ती जारी रखी। हम पे ये इल्ज़ाम है, मैं इसको इल्ज़ाम कह देता हूँ कि अमरीकियों का इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान को जिंदा रहने का मौका दिया उस 20 साल में जब अमेरिका वहां लड़ता रहा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब पाकिस्तान ये कैसे माने, क्यों ये तस्लीम करे कि जो मौजूदा अफगान हुकूमत है वो उस टीटीपी को अपने मुल्क में जिंदा रहने दे जो हमें तंग करती रही है 20 साल। जी जी बिल्कुल। तो अगर ये अफगान तालिबान की निगरानी में हो रहे हैं या वो इसमें सहूलतकार हैं, सालसी हैं, तो फिर इसमें सीधा सीधा सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान एक चीज आप याद रखें, टीटीपी वालों के खिलाफ पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद नहीं हुए। अभी परसों 10 बंदे मारे गए हैं और उनका भी काम जारी है, वो भी बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तो जब वो कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं तो हम उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन वो कुछ ग्रुप्स की बात करें ना प्राइम मिनिस्टर। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोई लोग तो सामने आएंगे ना। अभी तो ये इब्तदाई स्टेज है, बहुत बिगनिंग है ये। अभी पिछले महीने तो अगस्त में तो तालिबान वहां पे अफगानिस्तान में पहुंचे हैं। बिल्कुल। सितंबर हुआ, अभी अक्टूबर है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इसका कोई नतीजा निकाले, कब कैसे निकलेगा, अभी इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना मेरे नजदीक मुमकिन नहीं है। क्यों? कि वो जो टीटीपी है उसको इंडिया का पैसा मिलता है, ठीक है, उसे अमेरिका से सपोर्ट मिलती है, इसको उसे फिलहाल इसके चांसेस नजर नहीं आ रहे। फिलहाल मुझे कोई इतना कोई आगे कोई सुरंग के एंड पे भी रोशनी नजर आना शुरू नहीं हुई। ठीक होगा। जी जी फयाज साहब क्या कहेंगे? सुमेरा, वो कहते हैं कि तेरे जुल्म की दास्तान जो है वो हमें याद है। आप जानते हैं कि तालिबान ने जिस तरह ये जो हमारे टीटीपी के लोग हैं, हमारे तो नहीं कह सकते इनको, हमारे थे, लेकिन उन्होंने हमारे अपने वाला काम नहीं किया। जो जुल्म सितम की तारीख इन्होंने रकम की है, जिस तरह के इन्होंने इधर धमाका होता था, अभी हम अपनी लाशें भी नहीं समेट पाते थे, अभी हमारे जख्मी भी हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे, तो उधर से फतह का ऐलान होता था कि जनाब ये हमने काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो खास तौर पर जो पेशावर का स्कूल का वाकया, वो तो हम शायद कभी भूल ही नहीं सकते। बच्चों की मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, किसी की भी एक माह तक आंखों से आंसू नहीं रुके थे, तो कैसे उधर से बात निकल सकती है? शोएब साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि आप तालिबान से जब बात कर रहे हैं और इनसे टीटीपी वालों से, तो वो टीटीपी वाले या कुछ पाकिस्तान में ग्रुप रहते हैं या कुछ अफगानिस्तान में रहते हैं। यानी या तो हम उन्हें जिंदा रहने देंगे या अफगानिस्तान वालों उन्हें जिंदा रहने देंगे तालिबान। बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि एक्चुअली मज़ाकरात पाकिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान होने चाहिए कि जनाब इनका मुस्तकबिल क्या है, इनसे हमने अगर समझौता करना है, इनको माफ़ी देनी है, रायत देनी है, तो किन शराइत पर देनी है, और अगर आपने इनको अपने मुल्क में जिंदा रहने देना है तो किन शराइत पर जिंदा रहने देना है, और अगर ये हमारे मुल्क में रहेंगे तो क्या गारंटी देंगे कि किस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। बिल्कुल शोएब साहब ने सही कहा, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, वक्ती तौर पर वो मुआहदा भी कर लेंगे, लेकिन आप उनके माइंड बदल सकते हैं जिन्हें इंडिया ने इतना प्रोवोक किया है, इस कदर तैयार किया है, और अभी भी जितना पैसा खर्चा है इंडिया ने उन पे, अभी भी उनके पास वो पैसा मौजूद होगा, वो असला मौजूद होगा, वो चीज़ें मौजूद होंगी। तो अगर आप उन्हें ये सोचें कि इस बातचीत में वक्ती तौर पर उनको जिंदा रहने का मौका मिल जाए, तो कल फिर कुछ हालात बदले तो हमारे लिए वो मजीद खतरा बढ़ जाए। मैं समझता हूँ कि ये मज़ाकरात पाकिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान होनी चाहिए कि जनाब हमने इनका मुस्तकबिल कैसे तय करना है, और इनसे जो गारंटी लेनी है माफी की, उसको हम कैसे, उसकी शायद क्या होगी, किस तरह और कहाँ रखेंगे, ताकि ये वक्ती तौर पर फायदा उठाकर मुस्तकबिल में दोबारा एक्टिव ना हो सकें। क्योंकि जब तालिबान ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो हमें गारंटी क्या करेंगे? बिल्कुल। तो ज्यादा मुआहदे की जो शराइत नहीं, ये पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान होनी चाहिए, अफगान गवर्नमेंट के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेशर ग्रुप है और इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, इनकी सोच ऐसे बन गई है, ये जालिम भी हैं और इनको उस वक्त लिहाज भी होता है कि इंसानों का उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो जालिम के साथ जब बात करें तो थोड़ी सी
बहुत नरमी भी नहीं करनी चाहिए। जालिम को उसका जुल्म ज़रूर याद कराना चाहिए कि तुमने ये किया था, तो हमें गारंटी दो अगर तुम माफ़ी मांगते हो कि मुस्तकबिल में तुम ऐसी बात या ऐसी जुर्रत नहीं करोगे। सही। बहुत मोहतात होकर हुकूमत पाकिस्तान को ये मुज़ाकरात करने चाहिए। दुश्मन को वक्ती तौर पर बाद दफ़ा दुश्मन, क्योंकि इस वक्त सही शोएब साहब ने कहा कि जो सूरत हाल है इंडिया उनके साथ नहीं है। वो अफगान हुकूमत जो उनकी देर रात उनको नोट देती थी और उनकी मदद करती थी, वो भी भाग चुके हैं। अमेरिका सरकार भी अब वापस जा चुकी है, अपनी शिकस्त का जश्न मना रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब बड़ी एहतियात और सोच समझ के साथ इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमसे फौरी तौर पर को मुआहदा कर लिया है, ये बड़ा संजीदा मामला है। और अभी भी जैसे शोएब साहब ने कहा कि उनकी वारदातें जारी हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल हमले कर रहे हैं। या तो वो छोड़ देते ना, तो ये फितना है। फितने का जो खात्मा होता है ना, फितने को खत्म करने से होता है। तो मैं फितने से समझौता करना, वक्ती तौर पर तो फितना दब जाता है, लेकिन उनकी जड़ें फितने की इतनी मजबूत होती हैं। और ये इंसानी तारीख है बिल्कुल कि जहाँ भी फितने को मौका दिया, वक्ती तौर पर वो जरूर चुका, लेकिन फितने ने अपनी फितरत नहीं बदली। यानी कि आपकी जी मैं समझता हूँ कि अभी कोई नतीजा कोई उम्मीद नहीं। इसमें छोटा सा एक इजाफा एक लाइन का कर लें कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इसी हफ्ते ईरान से भी हमारे बॉर्डर पर फायरिंग हुई है और हमारा एक जवान शहीद हुआ है। कौन है वो लोग जो ईरान से फायरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सही। ये हमें ईरान से प्रॉपर तरीके से मामला उठाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और अगर टीटीपी जेड सही कह रहे हैं शोएब साहब, अगर ईरान या दूसरे मुल्कों में, तो उनको कैसे कंट्रोल करना, उससे कैसे मुआहदा करना। बिल्कुल सही। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि अगर ये गैर मुसल्लह हो जाते हैं तो हम इनके ऊपर एतबार कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही शोएब साहब वाली और फयाज साहब वाली है कि ये फितना है, ये अपनी फितरत कैसे बदलेंगे? आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? जी, टीटीपी से जो मुज़ाकरात हैं उसमें मेरा जवाब तो नहीं में है। बात यह है कि टीटीपी ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की असास को, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और मैं ये कहूँगा कि ये टीटीपी वो टीटीपी है जो असल में भारत की जो है वो फंडेड जमात बन गई, दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होती है। इसके अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होते हैं। तो अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तालिबान जो है, जो टीटीपी है, उसके साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे जब तक ख़ुद अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है, जो तालिबान है, वो उनका बायकॉट नहीं करते, उनको किसी तरह की सपोर्ट नहीं करते। और सबसे बढ़कर ये कि तालिबान जो हैं वो ख़ुद इस बात को रियलाइज़ करें, जो नज़र आ रहा है कि टीटीपी दरअसल दुश्मन के हाथों में खेलने वाली जमात बन गई, ग्रोह बन गया। इंडिया की फंडिंग उसमें इन्वॉल्व और बहुत सारे नाम उसमें इन्वॉल्व, दुश्मन ममालिक इन्वॉल्व, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की असासियत को टारगेट किया गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एक बात तो वाज़ेह है, और वो ये कि पाकिस्तान की हुकूमत को टीटीपी से मुज़ाकरात करने से पहले या करने के साथ साथ ये देखना है कि इसके अंदर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके साथ किस तरह निपटना है, उनका कला कमा कैसे करना है, क्योंकि उनके साथ तो निपटना पड़ेगा। उनके साथ ये नहीं है कि आप उनके साथ मुज़ाकरात करें और सोचें कि आप उनको आम माफ़ी दे देंगे। मैं नहीं समझता कि उनके साथ उनके लिए कोई आम माफ़ी की गुंजाइश है। उसमें से बहुत सारे मुजरिम ऐसे हैं जिनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है। जिस तरह APS का कत्लेआम हमें याद है, कराची में कत्लेआम, लाहौर में कत्लेआम, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत और बेशुमार लोगों की शहादत। तो टीटीपी को बहरहाल हिसाब भी देना पड़ेगा, और उसमें जो अनासर हथियार फेंकना चाहते हैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सैयद शहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, फैज़ बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान मशरक़ी साहब आपका भी डिस्कशन के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।